हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स गुरुकुल चैनल। रे ऑप्टिक्स के कंटिन्यू वीडियो जो हम पढ़ रहे हैं उनमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लास्ट वीडियो तक हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया। अब हम एक न्यू टॉपिक लेके चलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वर्ड से देखो समझ में आ रहा है, टोटल इंटरनल यानी कि जो टोटली इंटरनली अगर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डेली लाइफ में भी ये हमारे पास काफ़ी ऑब्जर्वेबल टॉपिक है, जिसमें हम इसके अलग अलग एप्लीकेशंस भी यूज लेते हैं और हम इसको डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का। देखें, हमारे पास दो एक सरफेस लें और उस सरफेस के एक साइड में सपोज दैट एयर एक मीडियम यानी कि रेयरर मीडियम ले लिया और उसके सरफेस मान लीजिए एक्स वाई और उसके अपोजिट साइड में ले लेता हूँ वाटर, राइट। और वाटर जो है वो हमारे पास कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। नाउ मान लिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ। इस ओ ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ या फिर ऐसे समझें कि ओ ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट है वो वाटर टू एयर मूव करती हैं, तो होगा क्या, ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट हुई तो ये हमारे पास इंसिडेंट पॉइंट हो गया और इंसिडेंट पॉइंट पर हमने डाल दिया नॉर्मल, राइट। तो होगा क्या, जब भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसका कुछ पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्शन में दोनों फेनोमेनन क्रिएट होते हैं। तो इस डेंसर टू रेयर मूव कर रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी और इसका कुछ पार्ट जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो रे होगी ये कौन सी रे होगी, पार्शियली रिफ्लेक्टेड, राइट। अब देखो, यहाँ से अगर हम एक एंगल, इस इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करते हैं तो इस इंसिडेंट एंगल को हम इंक्रीज करें तो हमें कुछ इस तरह से ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है। तो ये एंगल बढ़ गया और रे ऑफ लाइट है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई और ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास आ जाएगी। ओके, ये तो हमारे पास दो कंडीशन। अब देखो, वापस मैं इस इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करता हूँ तो इसको वापस जब मैं इंक्रीज करता हूँ तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि रे ऑफ लाइट जो है वो एयर मीडियम में न जाकर इस सरफेस के पैरेलल होती है। तो इस सरफेस के पैरेलल होती है तो ये हमारे पास कौन सी रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के पैरेलल है तो इसका मतलब नॉर्मल से वो कितने एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर। तो ये हमारे पास एंगल बन गया 90। तो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट एंगल पर ये इस सरफेस के पैरेलल हुई, या फिर ऐसे कहें कि इस एयर और डेंसर को सेपरेट करने वाले सरफेस के पैरेलल, और रिफ्लेक्टेड एंगल जो बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री। तो इस इंसिडेंस एंगल को हम एक स्पेसिफिक नेम से डिनोट करते हैं आई सी, या फिर हम इसको सी से भी डिनोट करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ओके, नाउ अब अगर मैं इस क्रिटिकल एंगल से एंगल इंसिडेंस एंगल को और इंक्रीज करता हूं तो उस कंडीशन में देखो हमें क्या देखने को मिलता है। अगर मैं रे ऑफ लाइट को इस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर इंसिडेंट करवाता हूं तो हमारे पास इस एयर मीडियम में कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्जर्व नहीं होती है। तो इसका मतलब जितनी भी रे ऑफ लाइट है वो सारी की सारी या टोटल लाइट है वो उसी मीडियम में यानी कि वाटर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास रे ऑफ लाइट जो मिली ये हमें मिली टोटल रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये हमारे पास एंगल आई है तो हमने ये लिया है कि ये एंगल है वो इससे ग्रेटर है, तो एंगल आई इज ग्रेटर देन आई सी। ओके, अगर मेरे पास एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ऑब्जर्वर को अगर ये ऑब्जेक्ट ओ देखना है तो ये ऑब्जेक्ट ओ कब तक दिखेगा उसे, जब तक रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से लेस है। क्यों, तभी हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो बाहर निकलेगी। अगर रे ऑफ लाइट
इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तब हमें इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें इसी वाटर के अंदर दिखाई देगी। तो यहाँ पे हुआ क्या, रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से मूव करके जा रही है और वापस रिफ्लेक्ट होकर डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो फेनोमेना है ये हमारे पास क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो इस ऑब्जर्वेशन में हम यहाँ पर ये कंडीशन फाइंड आउट करते हैं कि किस कंडीशंस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR है वो जनरेट होगा, एंड कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करके हमारे पास TIR फेनोमेनन क्रिएट होता है। तो सिंपली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन a ray of light goes from denser to rarer medium and incident at greater than critical angle, then ray of light totally reflect in denser medium। वो टोटली कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, denser medium, right? And this phenomena is known as TIR। TIR means total internal reflection। ओके, तो कंडीशन ये है कि हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर इंसिडेंट होनी चाहिए, तब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो क्रिएट होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्शन हमें क्रिएट नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी ये हम देखें। तो देखो यहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, रे ऑफ लाइट है वो डेंसर टू कहाँ पे जानी चाहिए, रेयर मीडियम में। अगर वो रेयर टू डेंसर आ रही है तो हमारे पास TIR क्रिएट नहीं होगा। ओके, सेकेंड कंडीशन हमें साफ दिखाई दे रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या है इसकी भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium at which angle of refraction in rarer medium become 90 degree is known as critical angle। ओके, तो यहाँ पे देखो क्रिटिकल एंगल पर डेंसर मीडियम एक एंगल इंसिडेंस एंगल है और उस इंसिडेंस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये एंगल जो होगा वो अपने पास क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। ओके, अब देखो नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी फॉर TIR। नेसेसरी कंडीशंस फॉर TIR, तो फर्स्ट कंडीशन तो साफ दिखाई दे रही है, रे ऑफ लाइट goes ray of light should go from denser to rarer medium। तो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर टू रेयर मीडियम। एंड सेकंड कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट
in denser medium should be greater than critical angle. ओके, तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है, तो इन दोनों नेसेसरी कंडीशन से TIR है वो क्रिएट होगा। ओके, तो TIR में एक थ्योरेटिकल तो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज TIR, डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाता है, क्रिटिकल एंगल क्या है वो पूछ लिया जाता है, और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन क्या होगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो किस तरह से रिलेट होगा, और इसी रिलेशन का हम डेली लाइफ में काफ़ी यूज लेते हैं। वो यूज क्या होगा वो हम देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर सिंपल हमारे पास रिलेशन अगर हम फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो एक सिंपल ये हमेशा याद रखें कि हमें क्रिटिकल एंगल का रिलेशन उस मीडियम्स के साथ निकालना है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ निकालना है जिससे रे ऑफ लाइट है वो मूव कर रही है। ओके, तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास कौन सा मीडियम था, डेंसर मीडियम, और इस डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट है वो कौन से मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम में। ओके, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं NR, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं ND। R का मतलब रेयर और D का मतलब डेंसर। ओके, तो रे ऑफ लाइट है वो ऑब्जेक्ट से मूव करके जा रही है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, तो रे ऑफ लाइट है वो टोटली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो देखो स्नेल लॉ अप्लाई करते हैं सिंपल, और स्नेल लॉ से और क्रिटिकल एंगल भी मेंशन कर लेते हैं। ये अगर हमारे पास क्रिटिकल एंगल है IC, तो रे ऑफ लाइट है यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ क्या कहता है, n/1 इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, राइट। अब यहाँ से अगर हम इसको मीडियम 1 माने और इसको मीडियम 2 माने, तो रे ऑफ लाइट है वो मीडियम 1 से कहाँ पे जा रही है, मीडियम 2 में जा रही है। तो इसको हम मान लेते हैं मीडियम 1, और इसको हम मान लेते हैं मीडियम 2। तो n/1 का मतलब क्या पढ़ा था हमने, मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर रे ऑफ लाइट मूव कर रही है। तो यहाँ पे इसको मैं मेंशन करूँ n/1, तो 2 मीडियम की जगह NR ले सकते हैं, और इसकी जगह ये ले सकते हैं। तो n/1 को हम क्या लिख दें, n2 डिवाइड बाई n1। अगर मैं I की जगह IC यूज में लेता हूँ, तो साइन I की जगह मैं यूज ले रहा हूँ IC, तो एंगल ऑफ IC यानी क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो साइन R की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास, 90 डिग्री। तो हमें क्या मिलेगा, n/1 n2 डिवाइड बाई n1, और ये मिल जाएगा साइन IC। अब देखो मैंने क्या कहा कि साइन IC का रिलेशन ये जो हमें मिला है वो 2 का मीडियम का मिला है, और मीडियम 2 जो है वो कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। अच्छा, रे ऑफ लाइट है वो कौन से मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, टोटली डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो इसका मतलब n2 को तो हम लिख दें NR, और इसको हम लिख दें ND, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन IC। लेकिन हमें रिलेशन निकालना है उस मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ जिससे रे ऑफ लाइट मूव कर रही है, तो डेंसर, तो इसको जस्ट रिवर्स कर दें। तो रिवर्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, n/2 n1 डिवाइड बाई n2, तो 1 अपॉन साइन IC मिल जाएगा। तो इसका मतलब ND डिवाइड बाई NR, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, NDR लिख सकते हैं, डेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर, और क्या आ जाएगा, साइन IC। ओके, तो कहने का मतलब सिंपल अगर डायरेक्टली हम इसको लिखें तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्रिटिकल एंगल के साइन का
इनवर्स होता है या फिर रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें देखो साफ दिखाई दे रहा है, अगर IC की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी, और साइन की वैल्यू बढ़ेगी तो एन की वैल्यू हमें कम मिलेगी, यानी कि मीडियम जो बनता जाएगा वो कैसा बनता जाएगा, रेयर मीडियम बनता जाएगा। ओके, तो सिंपल हमारे पास रिलेशन। तो हमेशा याद रखें, जब भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइंड में आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज में लेते हैं, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट जगह पर हम स्नेल लॉ से उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने स्नेल लॉ अप्लाई किया, n/1 sin i डिवाइड बाय sin r। इंसिडेंस एंगल अगर क्रिटिकल एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 बनेगा, और यहाँ से हमारे पास साइन IC जो आया, या रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में हमारे पास रिलेशन आ गया ये, और डेंसर के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालें तो हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर कि क्रिटिकल एंगल जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, या तो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो हम साफ देख सकते हैं, एन और साइन IC दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो सिंपल देख, ये कई जगह हमें यूज में लेते हैं। तो जैसे वाटर की बात करें तो वाटर के लिए एन की जो वैल्यू होती है 1.33, तो इसका मतलब उसके लिए यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं तो IC की जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेट आती है 48.75 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वाटर में रे ऑफ लाइट है वो इस एंगल से ग्रेटर एंगल पर इंसिडेंट होगी, तब वो टोटल वापस वाटर के अंदर इंसिडेंट हो जाएगी। इसी तरह जैसे डायमंड के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, तो डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू हमने पढ़ी थी 2.42। तो यहाँ से हम साइन IC की वैल्यू अगर हम निकालें तो IC की जो वैल्यू आती है वो आती है 24.41 डिग्री। तो इसका मतलब अगर डायमंड पर रे ऑफ लाइट है वो 24.41 डिग्री से ग्रेटर इंसिडेंट हो, तब उस कंडीशन में रे ऑफ लाइट है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, नाउ रे ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होती है तो इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक मिरर की बात की जाए तो मिरर पर अगर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उस कंडीशन में टोटल लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, और टोटल लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, इस लाइट की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितनी भी रे ऑफ लाइट है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होने के कारण वो हमारे पास उसकी इंटेंसिटी है वो हमेशा ज़्यादा होगी। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखें, एन की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड, IC की जो वैल्यू है वो एन पे डिपेंड कर रही है। अब एन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर पर हमारे पास क्रिटिकल एंगल है वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो लैम्डा जो है वो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ से n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ n जो है वो इन्वर्सली है किसके, साइन IC के। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो साइन IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर हम ग्रेटर करेंगे तो एंगल ऑफ क्रिटिकल है वो भी ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो लैम्डा रेड कलर के लिए मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है वो वॉयलेट कलर के लिए होता है। तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर, रेड के लिए जो होगा वो हमें मैक्सिमम मिलेगा, और वॉयलेट के लिए जो होगा वो हमें मिलेगा मिनिमम मिलेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट डिपेंडेंसी अगर हम देखें, हमने वेवलेंथ का उसके साथ रिलेशन पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n इक्वल टू हमने पढ़ा था लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा m, और लैम्डा m जो है वो क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ इन एयर, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। तो यहाँ से देखें तो साइन n ये है, तो साइन IC जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो साइन IC इक्वल टू लैम्डा m डिवाइड बाई लैम्डा। तो वेवलेंथ के साथ हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड देखें,
क्रिटिकल एंगल जो है IC, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, तो यहाँ से देखें n इक्वल टू साइन IC है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो मीडियम के पेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो n21 या n12 की वैल्यू अगर लेस है, लेस होने का मतलब वो मीडियम क्या है, रेयरर है, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या क्रिटिकल एंगल है वो क्या होगा, लेस होगा, सॉरी ग्रेटर होगा, और ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी कि कहने का मतलब n इज इक्वल टू 1 साइन IC है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है, ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन क्रिटिकल एंगल इज लेस, क्रिटिकल एंगल लेस होगा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब जस्ट इसके अपोजिट, अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस है तो क्रिटिकल एंगल है वो ग्रेटर होगा। ओके, एंड मोस्ट यूज जो है वो इसका ये है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मिरर में लाइट वो टोटली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, लेकिन इसमें टोटली रिफ्लेक्ट होती है, तो इसका मतलब इमेज आर सो ब्राइटर, इमेज आर सो ब्राइटर इन TIR में जो इमेज हम देखेंगे वो हमें लार्ज ब्राइट वाली दिखेगी, यानी कि उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और उस इंटेंसिटी की वजह से ये हमें इमेज की ब्राइटनेस ज़्यादा दिखाई देगी। ओके, तो ये हमारे पास था TIR और TIR के साथ क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन। अब देखो इस रिलेशन का यूज करके हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे, तो ये वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में, किस तरह से हम TIR को ऑब्जर्व करते हैं, TIR का हम यूज़ में लेते हैं, डिफेंस में भी हम TIR को यूज़ में लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन में हम उसको यूज़ लेते हैं, कम्युनिकेशन में TIR का मोस्ट यूज़ आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ TIR के लिए डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।